नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अमेरिका में एक बात कही जाती है और वो सेलिब्रिटी को लेकर है। हमारे देश में जब हम सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो फिल्म स्टार, बाकी तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ ऐसे बिजनेसमैन, कुछ ऐसे उद्योगपति हुए जिनको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें और किसी बिजनेसमैन की बात करें, उद्योगपति की बात करें, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो जिसे इस देश ने एक बिजनेसमैन होने के बावजूद सेलिब्रिटी का दर्जा दिया, और वो शख्स कोई और नहीं, रतन टाटा थे, भारत के रतन, जिनकी कल रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एक लंबी बीमारी के बाद, लंबी भी नहीं, कुछ दिन पहले ही वो अस्पताल में दाखिल हुए थे। उम्र की कई सारी ऐसी चीजें थी, बढ़ती उम्र की वजह से जो होती है, और उसी के बाद उन्होंने आखिरी सांस ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली। और देश ने एक बिजनेस की दुनिया के सेलिब्रिटी, एक कहूं तो सबसे बड़े दानवीर, एक नेक रहमदिल शख्स को खो दिया। पूरी क्राइम तक फैमिली टीम की तरफ से रतन टाटा को हार्दिक श्रद्धांजलि उनकी इस मौत पर। और मुझे लगता है कि अगर हर बिजनेसमैन उनके जैसा हो तो फिर अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है वो पट सकती है। इतने सारे पैसों का मालिक एक शख्स एक आम जिंदगी जीता, एक आम आखिरी वक्त तक, कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, आम कपड़े पहनना, आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह रहना, वैसे ही व्यवहार, और अपनी देश और लोगों की भलाई के लिए दान में दे देना। मतलब पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, दिल कितनों के पास होता है। तो आज रतन टाटा की शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी आपके सामने। बहुत सारे लोगों को ये एक गलतफहमी रहती है कि जो रतन टाटा है ये टाटा घराने से आते हैं। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन जब जितना पढ़ा, रिसर्च किया, सारी चीजें जानी तो बहुत सारी नई चीजें पता चली। टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। टाटा एक पहले बिहार में था, अब झारखंड में एक जगह का नाम है, ये जमशेदपुर है, पहले उसको टाटा नगरी कहते थे, और वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो जमशेद जी टाटा, ये टाटा इंडस्ट्री के, टाटा समूह के संस्थापक थे, फाउंडर थे। जमशेद जी टाटा के दो बेटे थे, एक का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे का नाम था रतन जी टाटा। फाउंडर्स जो थे, के बाद तलाक के बाद नवल जी टाटा ने दूसरी शादी की, और उस दूसरी शादी से उन्हें फिर एक बेटा हुआ, और उस बेटे का नाम रखा नोएल टाटा। तो यानी कुल मिलाकर रतन टाटा दो भाई थे, एक उनके सगे भाई एक ही माँ बाप से जिनका नाम जिमी टाटा, और दूसरे सौतेले भाई नोएल टाटा। अब मतलब एक गोद लिए हुए पारसी अनाथालय से शख्स के बेटे थे रतन टाटा। अब रतन टाटा चुके, लेकिन टाटा घराने से। टाटा एक बहुत बड़ा एम्पायर, 160 अरब डॉलर की इस वक्त इसकी पूरी कीमत है, 160 अरब डॉलर। तब इसके बाद वो धीरे धीरे उनकी परवरिश हुई। क्योंकि माँ बाप में तलाक हो गया था, पहली माँ, फिर उन्होंने दूसरी शादी की, तो रतन टाटा अपनी दूसरी यानी सौतेली माँ के पास नहीं गए, बल्कि अपनी दादी के साथ ही रहने लगे, और दादी ने रतन टाटा को गोद ले लिया, और अब वही उनको पालती थी। यानी उनके पिता जो नवल टाटा थे उनकी माँ ने। तो अब दादी की छत्रछाया में रतन टाटा बढ़ रहे, वही उन्होंने दत्तक पुत्र की तरह उन्हें पाला। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद सबसे पहले उनकी मुंबई में ही पढ़ाई होती है। मुंबई के कैथेड्रल और फिर जॉन केनन स्कूल में पढ़ाई की। फिर वो वहां से न्यूयॉर्क जाते हैं और न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं।
फिर 1962 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर 75 में वहां से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम करते हैं। ये सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन टाटा खानदान से होने के बावजूद रतन टाटा की दिलचस्पी टाटा के बिजनेस में नहीं थी। वो अपना कुछ करना चाहते थे। और जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अमेरिका में छोटी मोटी नौकरी भी की और ये सब कुछ चल रहा था। इत्तेफाक से 1961-62 की बात है, तब वो फिर न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस पहुंचे। लॉस एंजलिस में रहने के दौरान एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया और वो दोनों अब शादी करना चाहते थे और शादी होने वाली थी। इत्तेफाक से उनकी दादी को सूरत में ये बात पता चली। दादी की तबीयत थोड़ी खराब भी थी। दादी ने फोन किया और रतन टाटा अपनी दादी को बहुत मानते थे क्योंकि माँ बाप से अलग दादी नहीं पाला पोसा था। तो फोन सुनते ही वो फौरन लॉस एंजलिस से सूरत पहुंच जाते हैं और जो वो शादी होने वाली थी वो शादी रुक जाती है। तो पहली शादी थी, अगर वो फोन ना आता दादी का तो शायद रतन टाटा शादीशुदा होते, लेकिन बाद में जिससे उनकी शादी होनी थी उसकी शादी कहीं और हो गई। अब वो लौट आते हैं, फिर दादी कहती हैं उसके बाद अब धीरे धीरे उनके अंदर कुछ ऐसी खासियत थी कि अब उन्हें टाटा सन्स की तरफ उस वक्त उन्हें लगा कि आना चाहिए। और फिर जे.आर.डी. टाटा उस वक्त चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि तुम टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिजनेस करो। कहते हैं कि जब ये अमेरिका में ही थे उसी दौरान में इनसे ये बात कही गई कि तुम टाटा ज्वाइन करो। तब ये एक IBM कंपनी में काम कर रहे थे शुरुआती, रतन टाटा। तो उनसे कहा गया कि तुम टाटा सन्स को ज्वाइन करो, लेकिन अब ये कंपनी भी प्रोफेशनल। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा अपना CV यानी बायोडाटा भेजो। तो रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन IBM के ऑफिस में बैठे थे और उस दिन ये फोन आया कि तुम्हारा बायोडाटा चाहिए था, तुम कोई भी हो, हमारे टाटा घराने से ही हो। तो उन्होंने कहा कि अपना पहला बायोडाटा उन्होंने IBM के ऑफिस में रखे एक टाइपराइटर से टाइप किया और वो बायोडाटा उन्होंने भेजा। और जब वो बायोडाटा भेजा उसके बाद उनकी नौकरी टाटा ग्रुप में लगी, यानी कि उन्हीं की एक तरह से विरासत थी। जब टाटा ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले उनको भेजा गया जमशेदपुर। और इसी दौरान में एक कंपनी चल रही थी नेल्को, जो घाटे में चल रही थी। अब जे.आर.डी. टाटा बहुत होशियार थे। पहले जिसको आगे विरासत में बढ़ाना, अभी तक कुछ पता नहीं आगे चल के टाटा में कौन चेयरमैन बनेगा, तो वो आजमाते भी थे। तो उन्होंने कहा देखते हैं इसमें कितनी काबिलियत है। तो इसीलिए पहले उन कंपनियों में भेजा जो घाटे की कंपनी है कि क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त एक नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी नेल्को, जैसे टेल्को है वैसे एक नेल्को हुआ करती थी। तो उसका उन्होंने उनको डायरेक्टर बनाकर भेजा और कहा कि ये कंपनी बुरी दौर से गुजर रही है, आप देखो। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को को प्रॉफिट मिला दिया और उस कंपनी को जो घाटे में थी घाटे से उबार दिया और इससे बड़ी खुशी हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि बाद में 1977 की बात है, इस कंपनी में हड़ताल हो गई और उस हड़ताल के चलते नेल्को को बंद करना पड़ा, जो रतन टाटा चाहते नहीं थे, लेकिन ऊपर से मैनेजमेंट का बॉसेस का ऑर्डर था। तो जिस पहली कंपनी की जिम्मेदारी रतन टाटा को दी गई वो कंपनी बंद हो गई। किसी के लिए भी शुरुआत में एक धब्बा और ठप्पा होता है। इसके बाद अब रतन टाटा को कहा गया कि चलो आपको दूसरी जिम्मेदारी देते हैं। तो एक टाटा की एक अपनी कपड़े की मिल्स थी, कपड़े की फैक्ट्री, जिसका नाम था इम्प्रेस मिल्क्स। तो अब रतन टाटा को इस इम्प्रेस मिल्स कपड़े की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी। वहां पे भी उन्होंने काम किया, कंपनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने इस कंपनी को भी फैसला लिया कि बंद करना है। तो कमाल देखिए कि रतन टाटा की टाटा इंडस्ट्री में जो एंट्री हुई, जिन दो कामों से, वो दोनों चीजें एक तरह से उनके लिए नाकाम साबित हुई। पहले नेल्को और फिर इम्प्रेस मिल्क्स, और ये दोनों बंद करनी पड़ी। कंपनी बंद हो गई, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में अब ऊपर लोगों को यह एहसास था कि आदमी कुछ अलग है। तो उस वक्त जे.आर.डी. टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने रतन टाटा की काबिलियत को पहचान लिया और कहा कि ये कुछ करेगा। तब उन्हें इन्हीं दो नाकाम कंपनियों के,
जिन कंपनियों को बंद करना पड़ा, एक होता है कि उसके बाद आपके ऊपर नाकामी का ठप्पा लगता है, लेकिन इन दो बंद कंपनी जिसको खुद बंद करना चाहते थे उस वक्त जे.आर.डी. टाटा, लेकिन मौका दिया और देखा कि उसने इतने कम वक्त में क्या कर दिया, तब उन्होंने पहली बार, उस वक्त तक ये पता नहीं था कि जे.आर.डी. टाटा के बाद कौन टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनेगा, और वो 1930 से चले आ रहे थे जे.आर.डी. टाटा इसके चेयरमैन। 1981 में पहली बार उन्होंने, 77 में वो नेल्को बंद हुआ, उसके बाद 80s के आसपास ये एम्प्रेस मिल्स बंद हुआ जो कपड़े की कारखाना था। इन दोनों के बंद होने के बावजूद काबिलियत को देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने यह तय कर लिया कि टाटा को अपना अगला चेयरमैन मिल गया और वो रतन टाटा हो गए, जबकि दावेदार बहुत थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि रतन टाटा होंगे। हालांकि इसके लिए फिर अगले 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। अब इसके बाद रतन टाटा को और भी जिम्मेदारी दी गई और वो अपना काम करते रहे। 1991 में आखिरकार रतन टाटा को जे.आर.डी. टाटा ने लगभग 60 साल तक चेयरमैन रहने के बाद टाटा ग्रुप की पूरी कमान सौंप दी, जिसको उस वक्त बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, जिसमें अपने खानदान के लोग भी थे। उस विरोध की कई वजह थी। एक वजह ये थी कि जे.आर.डी. टाटा जो है और रतन टाटा के पिता एक अनाथालय से गोद लिए गए, फिर उनके बच्चे और बाकी भी रिश्तेदार और भी थे, तो रतन टाटा ही क्यों, लेकिन जे.आर.डी. टाटा की पार की नजर थी कि ये लड़का कुछ करेगा, और उन्होंने रतन टाटा को तमाम विरोध के बावजूद ट्रस्ट की मीटिंग में ट्रस्टी बोर्ड ने वोट डाला और वो चेयरमैन बने 1991 में। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने जो टाटा को मतलब तरक्की दी वो अनबिलीवेबल था। सबसे पहले टाटा मोटर्स की कहानी आगे भी बताऊंगा आपको, पर एक जो उन्होंने क्रांति की वो टीसीएस है। टीसीएस मतलब किसी भी फील्ड में, जो आजकल तो आप कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है जैसे नीट या जेई का, वो उसको कंडक्ट कराती है आपके टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, और मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में गजब काम कर दिया टीसीएस ने, और टीसीएस टाटा की एक तरह से एक ब्रांड कंपनी बनी। और भी उसके बाद तो नमक से लेके जहाज तक जो भी आप सोच सकते हैं सारे टाटा बनाते हैं। ये आपके बहुत सारे ऐसे ब्रांड जो टाटा के हैं, आपके तनिष्क टाटा ज्वेलर्स का ही टाटा का ही है, ऐसे तमाम कंपनियां थी। लेकिन टाटा मोटर्स रतन टाटा के बेहद करीब था, इसलिए कि उनको मोटर और इन सारी चीजों का बड़ा शौक था, और उन्होंने पहली कंपनी थी जब टीसीएस जो शुरू किया था उसके पब्लिक इशू जारी किए थे टाटा कंपनी ने, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसके न्यूयॉर्क तक के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया गया इस कंपनी को। ये कंप्यूटराइज ये सारी चीजें उस जमाने में, तब 90s के दौर में ही रतन टाटा ने सोच लिया था कि ये सारी चीजें कहां जाएंगी। अब वो टाटा मोटर्स की तरफ आते हैं और उनका शौक था। उसके बाद अब वो टाटा मोटर्स में आने के बाद टाटा मोटर्स को कहां से कहां ले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन मतलब इतने बड़े आदमी। अब ये हुआ कि पहली शादी तो हो नहीं पाई, 1962 में हो जाती, और उसकी एक वजह और भी थी। 1962 में जब दादी का फोन आया तो उसी के बाद फिर उनको जाना था, वापस शादी कर लेते, लेकिन भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई थी 1962 में ही। उसकी वजह से सारी चीजें पलट गई, फिर जाने का मौका नहीं मिला, और जिससे शादी होनी तो वो किसी और की दुल्हन हो गई। उसके बाद भी 3 और ऐसे मौके आए जब रतन टाटा की शादी होनी थी, तीनों बार शादी नहीं हो पाई। तो 4 खुद रतन टाटा ने एक्सेप्ट किया कि 4 मौके ऐसे आए जब उनकी शादी हो चुकी होती, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई कि नहीं हुई। हाँ, एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की जिससे आप शादी करना चाहते थे, तो ये भी एक पब्लिक डोमेन में है कि रतन टाटा ने प्यार किया और रतन टाटा शादी भी करना चाहते थे। और वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी बहुत मशहूर, आप लोगों ने देखा होगा बहुत फिल्मों में, मेरा नाम जोकर मुझे आज भी याद होगी, सिमी ग्रेवाल। सफेद कपड़ा पहनने का जिनको शौक है, उन्होंने कुछ शो भी होस्ट किए। सिमी ग्रेवाल के साथ रतन टाटा का एक रिश्ता था, प्यार करते थे, लेकिन
सिमी अग्रवाल से भी उनकी शादी नहीं हो पाई। तो रतन टाटा के नसीब में शायद शादी की रेखा ही नहीं थी। 4 मर्तबा ऐसा मौका आया जब शादी हो सकती थी, लेकिन वो शादी हुई नहीं और आखिरकार वो कुंवार ही रह गए। तो अब रतन टाटा की जिंदगी के जोड़े में बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं। रतन टाटा के बारे में आप में से तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं कोशिश करूंगा उन कहानियों को, तमाम कहानियां आपको सुनाता हूं। रतन टाटा के बारे में जो सबसे मशहूर किस्सा है वो ये है कि एक बार इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस में, जो वहां अपनी विक्टोरिया, अपनी वहां की क्वीन महारानी, वो एक स्पेशल अवार्ड देना चाहती थी रतन टाटा को, और ये उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। बकिंगम पैलेस में आप सोचिए इतना बड़ा अवार्ड, और रतन टाटा को बुलाया गया। 2018 की बात है, 2018 में। तो इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए रतन टाटा को, चूंकि वो बहुत डोनेशन और सारे काम करते हैं, उसके लिए भी चुना गया था। तो उनको बुलाया गया, अवार्ड का फंक्शन था 2018 में। फंक्शन की डेट करीब आ गई है, अब जिस दिन ये फंक्शन है सब कुछ तैयारी हो गई है। अचानक प्रिंस चार्ल्स को, जो अब तो खैर वहां के, चूंकि महारानी की मौत के बाद उन्होंने गद्दी संभाली ब्रिटेन की, उनके पास मैसेज पहुंचता है अचानक उसी दिन, सेम डे जिस दिन अवार्ड है, और रतन टाटा का। और वो कहते हैं कि मैं माफी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस अवार्ड को लेने पर्सनली नहीं आ पाऊंगा। तो मजबूरी है, माफ कर दीजिएगा। और ये बात आज तक किसी ने, खुद रतन टाटा ने कभी किसी को नहीं बताया। खुद प्रिंस चार्ल्स ने एक रोज ये इंटरव्यू में अपने एक बात कही कि 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट जब अवार्ड के लिए बकिंगम पैलेस में बुलाया गया था, रतन टाटा नहीं आया, और उसकी वजह दुनिया को मैं बताता हूँ क्यों नहीं आए थे। उन्होंने कहा उन्होंने किसी को बताया नहीं। वो वजह उन्होंने ये बताई थी कि मेरे कुत्ते की तबीयत खराब है, और ये दुनिया जानती है कि रतन टाटा को पेट से बहुत प्यार था। उन्हें तमाम, जो खासतौर पर जितने भी कुत्ते हैं, उनसे बहुत ही प्यार था। मुंबई में एक 5 मंजिला अस्पताल उन्होंने बना रखा है इन कुत्तों के इलाज के लिए। तो उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को बताया कि मैं आ तो जाता, लेकिन मेरी सब कुछ है, बस मेरे कुत्ते की तबीयत खराब है और उसकी देखभाल कौन करेगा, इस वक्त उसको मेरी जरूरत है। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स ने सुनी, तब उन्होंने कहा सही नहीं बन जाता। तो ये पहली कहानी है जो बहुत मशहूर है। रतन टाटा के साथ क्रिमिनल और गैंगस्टर भी भिड़े, ये भी बहुत मशहूर किस्सा है उनका। 1980s की बात है, 80 की। रतन टाटा को एक कंपनी में, उनकी एक फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और उस हड़ताल की वजह ये थी कि एक गैंगस्टर वहां के यूनियन पर कब्जा करना चाहता था। उस गैंगस्टर के साथ करीब 200 लोग थे, और जो मजदूर थे वहां पे 2000 थे। लेकिन ये 200 लोग उन 2000 मजदूरों पर भारी थे, क्योंकि ये सब हथियार गुंडे मवाली टाइप थे, और वो चाहते थे इस यूनियन पे कब्जा कर लें, तो जब तक अपनी मनमानी करेंगे। जो वहां के सारे मैनेजर और मैनेजमेंट के लोग थे, वो भी उस जो गैंगस्टर था उससे डरते थे। अब ये बात ऊपर तक पहुंची, रतन टाटा तक जब पहुंची, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पर ये हुआ कि जो गैंगस्टर मानता उसकी मांग मान लो, यूनियन में एंट्री दे दो, बाकी सब प्यार से काम हो जाएगा। रतन टाटा ने कहा नहीं, ये गलत परंपरा है। एक बार बात मांग ली तो अपने देश में जितनी भी टाटा की फैक्ट्री है, तो वहां ये चीजें शुरू हो जाएंगी, तो इसको पहले ही दबाना है। वो खुद उस फैक्ट्री में पहुंचे, और उन्होंने कहा जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा मैं इस फैक्ट्री में रहूंगा। उसके बाद उस फैक्ट्री में रहे, लोगों ने कहा ये गैंगस्टर खतरनाक है, 200 लोग हैं इसके साथ। मजदूर सब भी डरे हुए, वो भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। रतन टाटा ने कहा उन 2000 मजदूरों की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो डरे हुए, उनका परिवार है, तो उनको मैं गलत नहीं मानता, पर इनको गलत मानता हूं। और वो लास्ट तक लड़े। पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। कमाल देखिए, मतलब पुलिस भी है, जब भी बात हो, कंप्लेंट हो, तो हाथ पैर जोड़ लेती कि साहब इनके पास इतने लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अब रतन टाटा पहुंचकर ये सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। कई मीटिंग हुई, गैंगस्टर ने कहा बात मान लो, नहीं तो फैक्ट्री चलने नहीं दूंगा। वो झुके नहीं, और आखिरकार ऐसी लड़ाई लड़ी कि बाद में उस गैंगस्टर को उसके गुरुओं समेत गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को। और उसके बाद उस फैक्ट्री में हालात नॉर्मल हुए और सब कुछ ठीक हो गया। ये उस वक्त सुर्खियों में आया था 80s में कि रतन टाटा, जिनको कोई मतलब नहीं था, किसी को भी भेज के इन चीजों पे समझौता करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जहां जहां कंपनी हमारी या फैक्ट्री है
वहां अगर ऐसी चीजें आएंगी, कोई गुंडा अगर हमारे उसमें घुसने की कोशिश करेगा तो आगे चलकर इस पे लगाम लगाना मुश्किल होगा। इसलिए इसको शुरुआत में ही रोकना था और बिना जान की परवाह किए हुए, क्योंकि उसी से उन्होंने कहा कि तुम मजदूर हो, तुम्हारे ऊपर खतरा तो मेरे ऊपर भी खतरा होगा। और एटीज में इतनी सुरक्षा सिक्योरिटी ये सब नहीं थी, लेकिन वो डटे रहे कि अगर कुछ होगा तो पहले मुझे होगा। और आखिर में उन सारे गैंगस्टर और उसके लोगों को वहां से भागना पड़ा और फिर कभी किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी। रतन टाटा को प्लेन उड़ाने का बड़ा शौक था और वो एक लाइसेंसी पायलट थे, उन्होंने बाकायदा लाइसेंस ले रखा है। क्योंकि एक किस्सा और भी बड़ा मशहूर है और वो किस्सा है 2004 का। 2004 में पुणे में उनके एक जो स्टाफ थे उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक पुणे में, बल्कि टाटा ग्रुप के एक एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी तबीयत बिगड़ गई और इत्तेफाक से रतन टाटा पुणे में ही थे। वहां के डॉक्टरों ने कहा कि इनको फौरन मुंबई ले जाना पड़ेगा। अब उस दिन संडे का दिन, कोई एयर एम्बुलेंस मिल नहीं रहा है, फ्लाइट को है नहीं, सड़क के रास्ते ले जाने में वक्त पता नहीं कब क्या हो जाए, तो बड़ी मुश्किल आ गई। तो अब सारे लोग सोच रहे हैं करूं क्या। तब रतन टाटा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं प्लेन उड़ाऊंगा और मैं लेकर जाऊंगा। सबने कहा अरे ऐसे कैसे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा स्टाफ को फैमिली की तरह मानते थे। उन्होंने कहा मैं लेकर जाऊंगा। सब मना करते रहे, हालांकि मालूम था कि ये लाइसेंसी पायलट है, लेकिन उन्होंने उतनी देर में सारे एयरपोर्ट पे, रनवे पे सब तैयारी कर ली और इत्तेफाक से वो एयरपोर्ट भी पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से तभी जब कुछ लोगों ने जो एयर एम्बुलेंस बुक किया था वो भी पहुंच गया रतन टाटा का नाम सुनकर। तो ये उड़ाकर तो नहीं ले गए, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे और बाद में एयर एम्बुलेंस से उनके एमडी को मुंबई भेजा गया और बाद में वो ठीक हो गए। तो उनकी इस इंसानी मदद की कहानी भी बड़ी मशहूर है। तब उन्होंने एक 1998 की बात है, इंडिका कार आई थी, अब भी इंडिका है शायद। इंडिका कार आई, बड़े प्यार से और बड़े सपने थे इंडिका कार को ले मार्केट में उतारने की रतन टाटा को, और उन्होंने इस कार को लॉन्च किया। लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी कामयाबी नहीं मिली और इंडिका कार लोगों ने पसंद ही नहीं किया, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। जितनी बिक्री होनी थी नहीं हुई, उसमें बहुत सारी कमियां निकाले जाने लगी। अब इंडिका कार टाटा मोटर्स का मेन ब्रांड था उस वक्त, जिसको लॉन्च किया था बड़े जोरों शोर से, और वही फुस साबित हो गया। अब इसको लेकर हर एक को पता था कि इसके पीछे रतन टाटा है, तो मतलब जितने बोर्ड मेंबर टाटा ग्रुप के बाकी लोग, वो भी अब रतन टाटा पे उंगली उठा रहे हैं कि ये क्या है, और करोड़ों का घाटा हो रहा है। घाटा इतना बढ़ गया कि अब इतना दबाव आ गया कि रतन टाटा को ये कहा गया कि एक काम करो, आप इस बेच दो, आप इसको, मतलब टाटा मोटर्स को भी बेच दो, इंडिका कार को भी बेच दो आप। तो इतने दबाव में थे कि रतन टाटा ने कहा कि ठीक है, इसको बेच देते हैं। और हालांकि उन्हें फिक्र थी कि एम्प्लॉय का क्या होगा, लेकिन ये था कि कंपनी का क्या करें, इतना घाटा हो चुका है। तो बेचे किसी, तो अमेरिकी कंपनी, एक फोर्ड कंपनी है जो गाड़ी बनाती है। तो फिर ये अमेरिका में, स्पेशली रतन टाटा अमेरिका में जाकर फोर्ड कंपनी के जो मालिक है उनसे, बिल फोर्ड, उनके साथ मीटिंग हुई और जाकर उन्होंने बताया कि इस तरीके से ऐसे ऐसी चीज है। सारी बात ठीक ठाक चल रही थी, फोर्ड कंपनी इसको खरीद भी रही थी, लेकिन एक लाइन ऐसी कह गया कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे मेरे देश की भी बेइज्जती है, और वो एक तरह से अपमान का घूंट पीकर रह गया। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जिस चीज के बारे में आपको जानकारी ही नहीं, जो आता ही नहीं, आपने उसमें इतने पैसे क्यों लगा दिए, ये काम आपके पास का नहीं है। ये मीटिंग चल रही थी, शायद ये सौदा हो जाता, शायद वो बिक जाता, लेकिन इसे एक लाइन ने रतन टाटा को लगा कि ये बहुत बड़ा इंसल्ट कर दिया उसने। वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकलते हैं, वापस इंडिया आते हैं और तय करते हैं कि नहीं, अब वो नहीं बेचेंगे और अब दिखाएंगे कि ये चीज भी मुझे आती है। और इसी के बाद वो फिर से अपने एक नए टीम बनाते हैं, रिसर्च कराते हैं, पता कराते हैं कि लोगों को आज के दौर में किस तरह की कार पसंद है, क्या फीचर्स होना चाहिए, सब कुछ। और देखते ही देखते वही कार जो पिट गई थी टाटा मोटर्स की, फिर बाद में आने वाली कार टाटा मोटर्स को आसमान पर पहुंचा देती है, और जो घाटे का सौदा था वो फायदे में पलट जाता है। वक्त का खेल देखिए, इसके कुछ वक्त के बाद फोर्ड कंपनी घाटे में चली जाती है, लगभग दिवालिया।
अब ये है कि कोई खरीद ले तो कंपनी का कर्ज उतर जाए, और उस वक्त कोई खरीदने को भी तैयार नहीं। इस आलम ये था। रतन टाटा को पता चला कि फोर्ड दिवालिया है और उनकी माली हालत खराब है, कोई खरीदने को तैयार नहीं, उनको मदद की जरूरत है। उन्होंने बिल फोर्ड को कॉल किया और कहा कि हम आपकी कंपनी की मदद करने को तैयार हैं, हम आपकी कंपनी खरीदेंगे, लेकिन बातचीत के लिए आपको, मैं अमेरिका नहीं आऊंगा, बस आपको इंडिया आना पड़ेगा। टाटा का हेडक्वार्टर है मुंबई में बॉम्बे हाउस। बॉम्बे हाउस में बिल फोर्ड को बुलाया गया, वहां बैठ के डील हुई और रतन टाटा ने फोर्ड की, वो भी ऐसी वैसी गाड़ियां नहीं है वहां पे, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर, ये सारी जो फोर्ड बनाती है, पता नहीं 2.6 अरब कितने डॉलर का वो, मतलब बिलियन या जो भी, वो एक करार था, लेकिन खैर वो करार इतना माने नहीं रखता कितने पैसे का था। जिस शख्स ने बेइज्जती की थी रतन टाटा की, रतन टाटा ने उस शख्स को बुलाकर उसे पूरी इज्जत दी और कहा कि हम मदद करेंगे, और वो कंपनी खरीदी। न सिर्फ कंपनी खरीदी बल्कि एक भी वो लाइन नहीं दोहराई जो खुद बिल फोर्ड ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि आपको जो चीज आती नहीं आप क्यों उसमें, वरना वो पलट के कह सकते थे कि शायद तुम्हें भी नहीं आती वरना दिवालिया क्यों होती, पर उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी। इतना ही नहीं, इस हद तक रिस्पेक्ट दी कि उन्होंने कहा जो हम आपसे खरीद रहे हैं हम उसमें टाटा नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने असली नाम, चाहे वो लैंड क्रूजर हो, रेंज रोवर है, वो रखा, और बिल फोर्ड इस बात के एहसानमंद हुए, और चलते चलते खुद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपने मेरी कंपनी खरीद कर मुझ पर एहसान किया। तो ये किस्सा रतन टाटा का बहुत मशहूर है। 26/11 कौन भूल सकता है इसको? मुंबई में जब 10 पाकिस्तानी आतंकवादी आए, तमाम ओबराय से लेके ताज पर हमला किया, और सबसे ज्यादा नुकसान ताज पर हुआ, और ये ताज होटल जो है ये टाटा ग्रुप्स का ही एक है, उन्हीं की मिल्कियत है। तो जब ये हमला हुआ, इस हमले में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे स्टाफ के साथ सब कुछ हुआ। तो हमले में जितने लोग मारे गए उनमें से करीब 80 लोगों से जैसे ये हमला खत्म हुआ, खुद रतन टाटा पर्सनली एक एक से जाकर मिले, और जो लोग मारे गए उनके परिवार का कहा कि पूरा खर्चा टाटा ग्रुप उठाएगा, टाटा ट्रस्ट उठाएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएगा, और वो काम उन्होंने किया। इसी तरीके से एक बार एक क्रिकेट को भी लेकर रतन टाटा की कहानी बड़ी मशहूर है। कहानी ये है कि जब अफगानिस्तान ने एक T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान को हरा दिया था, तो ये खबर चली कि इस राशिद खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बेहतरीन प्लेयर है राशिद खान, कि राशिद खान के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए टाटा ग्रुप उन्हें 10 करोड़ रुपए दे रहा है। अब कायदे से इस बात में कोई बात नहीं थी, लेकिन रतन टाटा सोशल मीडिया पे तब तक आ चुके थे, और वो बाकायदा आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, और हमने कभी किसी से कोई ऐसा वादा नहीं किया, ना हमने कोई ऐलान किया है, तो ये शायद अफवाह है। अब आप कह सकते हैं कि ये सख्ती है, चुप रहते, लेकिन वो ईमानदारी थी कि नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, तो हम क्यों इस अफवाह को पल दें। उन्होंने साफ मना कर दिया। जिंदगी सादगी भरी ऐसी थी कि इकोनॉमी क्लास तक में चल देते थे कपड़े। आप रतन टाटा के किसी भी तस्वीर को उठाकर देख लीजिए, उस तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा कि रतन टाटा कैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक लड़का है नायडू, यंग लड़का, कई तस्वीरों में शायद आपको दिख जाएगी, अगर मिली तो मैं अभी लगा दूंगा, इस कहानी में ही देखेंगे आप। ये जानवरों पशु प्रेमी था, उनके लिए कुछ करना चाहता था, और वो चाहता था कि कुछ लोग इसको फंड करें, मदद करें, कुछ एनजीओ है इस तरह के। तो नायडू के पिता ने कहा कि तुम रतन टाटा को लेटर लिखो, क्योंकि उन्हें जानवरों से, खासतौर पर कुत्तों से बहुत प्यार है, शायद मदद करें। उसने लेटर लिखा और अपना एक प्रेजेंटेशन दिया कि वो ये करना चाहता, उसने कुछ बनाया था, और इससे कुत्तों और उसकी सेहत और बाकी चीजों में बड़ा फायदा होगा। जब प्रेजेंटेशन भेजा और लेटर भेजा उसके साथ ही, रतन टाटा ने उसे वापस लेटर लिखा और मिलने के लिए बुलाया अपने घर। वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद रतन टाटा ने उसकी इस पूरी सोच से इतने खुश हुए कि उससे पहले कहा कि तुम रिसर्च करो, पढ़ाई करो। उसे अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। वो अमेरिका गया, वापस आया। जब वापस आया तो रतन टाटा ने एक रोज उससे कहा
कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनना पसंद करोगे? उसे और क्या चाहिए था, वो बन गया। आखिरी वक्त तक रतन टाटा की देखभाल, चूंकि रतन टाटा ने कभी कोई शादी नहीं की, औलाद कोई है नहीं, उसी नायडू ने की। रतन टाटा को खाना खिलाना, बाकी नहलाना धुलाना नायडू के हाथ में था। और नायडू के साथ ही मिलकर, और नायडू के हिस्से, अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने मुंबई में एक 5 मंजिला कुत्तों के लिए स्पेशली अस्पताल खोला, जहां एक वक्त में शायद 2000 जानवरों का इलाज हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना प्यार था इन कुत्तों से। अब सबसे अहम सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद टाटा समूह की कमान किसको सौंपी जाएगी, कौन है वो लोग? तो उसमें कुछ नाम है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि रतन टाटा के 2 भाई हैं। एक उनके अपने सगे भाई जिनका नाम है जिमी टाटा। जिमी टाटा भी टाटा ग्रुप से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने 25 साल पहले इस ग्रुप से किनारा कर लिया, मतलब बिजनेस से, और अपना एक मुंबई के ही एक 2 कमरे के फ्लैट में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि वो ट्रस्ट में भी है, बोर्ड में भी है, और उनका शेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन आम जिंदगी उनको पसंद है। और इत्तेफाक से रतन टाटा जैसे ही जिमी टाटा ने भी शादी नहीं की। यानी रतन टाटा और जिमी टाटा नोएल टाटा के वो बेटे हैं जो पहली पत्नी से उनके हुए, और ये दोनों सगे भाई हुए। जो दूसरी शादी की थी रतन टाटा के पिता ने, उनसे एक और बेटा हुआ था, उसका नाम है, उनका नाम है नोएल टाटा। तो नोवेल रतन टाटा। तो अब जो रियल भाई है रतन टाटा के, जिमी टाटा, 25 साल से ही अलग है बिजनेस में, और शादी है नहीं, कोई औलाद इनकी भी नहीं है। तो अब चूंकि 25 साल से ये दूरी बना रखी है, तो अगला टाटा का कमान जिमी टाटा को सौंपा जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। तो फिर कौन? तो जो रतन टाटा के सौतेले भाई नोवेल रतन टाटा, वो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और उनके सौतेले भाई नोवेल रतन टाटा की 2 बेटियां हैं। एक का नाम है लिया और एक का नाम है माया। ये दोनों बेटियां भी टाटा ग्रुप के अलग अलग वेंचर्स में लीड करती हैं। जैसे कोई जितने ताज होटल और इंडिया होटल, एक वो देखती हैं, एक बाकी और देखती हैं। तो कुल मिलाकर अगर रियल ब्रदर जिमी टाटा को हटा दें तो 3 दावेदार हैं। एक है नोवेल रतन टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई, और बाकी 2 नोवेल रतन टाटा की दोनों बेटियां, यानी कि भतीजी रतन टाटा की हुई, लिया और माया। अब इन 3 में से किसी एक के अगला रतन टाटा के बाद बनने की उम्मीद है। अब चुना कैसे जाता है और बना कैसे जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस बिजनेस घराने में बड़ी अच्छी सारी कुछ नियम और पॉलिसीज है, जिसको बाकी को भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ बाकायदा एक ट्रस्ट होता है, जिस ट्रस्ट के लोग ये तय करते हैं कि कौन अब टाटा की इस पूरी विरासत को आगे ले जाएगा। तो और रतन टाटा ने कभी अपना उत्तराधिकारी अनाउंस नहीं किया, तो कल से पहले भी उन्होंने कभी नहीं किया। अगर वो उत्तराधिकारी अनाउंस कर देते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती, लेकिन चूंकि किया नहीं, तो बात आएगी 4 लोगों पर। एक जिमी टाटा जो उनके सगे भाई हैं, लेकिन वो दूर हैं इन चीजों से, एक सौतेले भाई और उनकी 2 बेटियां जो इस टाटा समूह से जुड़ी हुई हैं। तो टाटा में असल में कुल मिलाकर 2 ट्रस्ट होते हैं, और इन्हीं 2 ट्रस्ट के लोग, जो उसमें कुल करीब 11 लोग हैं, उन्हीं वही फैसला करते हैं कि टाटा की कमान किसको सौंपी जाएगी। तो जो 2 मुख्य ट्रस्ट है टाटा के, वो एक है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और दूसरा है सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो सर दोराबजी और सर रतन टाटा ट्रस्ट, इन दोनों ट्रस्ट के अभी जो हेड थे, मुखिया थे, वो रतन टाटा थे। अब इस ट्रस्ट में बहुत सारे ट्रस्टी हैं अलग अलग। अब उन्हीं लोगों को ये तय करना है कि अगला कौन होगा, और अगले में 3 नाम सबसे ज्यादा है, जो मैंने आपको बताया, नोवेल रतन टाटा या फिर उनकी दोनों बेटियों में से कोई एक। तब कमान उन्हीं की सौंपी जाएगी। हालांकि अपने सौतेले बेटे के साथ रतन टाटा की पहले रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो कभी मतलब पब्लिक इसमें फोरम पे या कभी सार्वजनिक रूप से इन दोनों की तस्वीरें भी साथ नहीं देखी गई। लेकिन हाल के वक्त में पिछले कुछ सालों में कहते हैं कि इन दोनों भाइयों के, सौतेले भाइयों की, मतलब रतन टाटा और उनके भाई
कि रिश्ते काफी अच्छे हो गए, घर आना जाना हुआ, वो हालचाल पूछने के लिए जाते थे। अभी नोबेल रतन टाटा की उम्र करीब अराउंड 65 या 67 है और ये 87 के थे, तो रिश्ते अच्छे हैं। तो बहुत मुमकिन है और ज्यादा चांसेस यही है क्योंकि जिमी टाटा जो है उनकी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन वो दोनों ट्रस्टी में है, मतलब उनका भी वोट होगा। और ये सौतेले भाई और उनकी 2 बेटियां, इन 3 में से तो ज्यादा उम्मीद यही कि शायद नोबेल रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के अगले चेयरमैन होंगे, जिसका फैसला शायद जल्दी हो जाए। जितनी भी रतन टाटा की आपको कहानियां सुनाओ उतनी ही कम है, लेकिन एक चीज, रतन टाटा ने जो काम भलाई के लिए किया ना, शायद दूर दूर तक कोई नहीं है। कोरोना में बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग बैठे रहे और रतन टाटा ने हजारों करोड़ों रुपए सरकार और बाकी सबको दिया कि लोग जरूरत, कंपनियां लोगों को बाहर निकाल रही थी, उस वक्त रतन टाटा ने एक पोस्ट लिखा था और कहा था कि ऐसे वक्त में आप लोगों को मत बाहर निकालिए, ये हालात ऐसे नहीं फिर कभी हो सकता है, इसके लिए प्लान कीजिए ताकि लोगों की आप नौकरी न छीन सके। उनका ये बहुत वायरल हुआ था क्योंकि हर कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी बाहर निकाल रही थी उनकी। अगर आप लिस्ट देखें कि इस देश में सिर्फ बिजनेस हटा दीजिए, समाज सेवा के काम में कहां कहां कितने पैसे खर्च किए। हिंदुस्तान में पहला जो स्पेस प्रोग्राम था उसकी शुरुआत ही इन्होंने पैसे लगाकर और सारी चीजों से किया। कैंसर के अगर सबसे बड़े शुरुआत हुई हमारे यहाँ देश में कैंसर रिसर्च, टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल मुंबई में, ये टाटा की देन है। IIM अहमदाबाद टाटा की देन है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टाटा का शुरू किया हुआ है। इसके अलावा टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सोशल साइंस रिसर्च सेंटर, ये भी टाटा की देन है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किताबों को भी बढ़ावा देने वाले में सोचे कहां किताब और कहां ये सब, टाटा मैग्रॉय हिल के नाम से इनकी कंपनी बुक्स को लेकर थी। कॉस्मेटिक में एक नाम था, लक्ष्मी कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था टाटा ने, जिसको अब आप लैक्मे के नाम से जानते हैं, असल में कभी लक्ष्मी हुआ करता था। तो इतनी सारी चीजें और सारे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा टाटा जो ट्रस्ट है ना उसको दान किया जाता है और उससे लोगों की भलाई होती है। जो मैं बार बार कहता हूँ ना, पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, दिल कम लोगों के पास होता है, और वो दिल रतन टाटा के पास था। इसीलिए ऊपर वाले से दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको सीख दे कि इंसान कुछ भी बने, अपना तो सब कुछ देखता है, अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपना तो पेट हम सब भरते हैं, लेकिन अगर अपने हिसाब से हम सामने वाले को भी जरूरतमंद के तो थोड़ा सा भी मदद कर दें, उनकी भी भूख को थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सा कुछ हिस्सा दे दें, दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। तो ये थी आज की कहानी।